बजट 2025 ऑलरेडी डिक्लेयर हो चुका है। कुछ चेंजेस हमने, बहुत ही इंपॉर्टेंट चेंजेस जो थे बजट के, जैसे कि 12 लाख की आपको इनकम टैक्स फ्री कर दी गई है, न्यू टैक्स अचीव। उसकी वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे देती हूँ, जरूर चेक कीजिएगा कि आपकी 12 लाख तक इनकम कैसे टैक्स फ्री हो रही है। ठीक है, अब ये मेजर अनाउंसमेंट तो हमने देख ली है, और कुछ जीएसटी रिलेटेड चेंजेस भी बजट में डिक्लेयर किए गए हैं। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं हम सबको जानने, क्योंकि हम जीएसटी से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो जीएसटी की जो रिटर्न फाइलिंग सिस्टम है वो इंटायरली चेंज हो रही है। फिर कुछ ट्रैकिंग मैकेनिज्म भी इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है कुछ गुड्स के लिए, वो भी आज हम इसमें समझेंगे। साथ में क्रेडिट नोट के जो रूल्स है वो हमें देखने हैं। कुछ अपील के प्रोविजंस में भी चेंजेस हुए गए हैं, और बहुत सारे ऐसे चेंजेस हैं जो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो आप तो देख ही रहे हैं, साथ में लोगों तक शेयर करें ताकि उनको भी ये चेंजेस पता चले और वो अपडेटेड रहे। वीडियो अच्छी लगती तो लाइक जरूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। एक तो इससे मुझे मोटिवेशन भी मिलता है, साथ में आपको बजट रिलेटेड सारी अपडेट्स मेरे चैनल पे मिलती रहेगी। सो taxrecord.com पे मेरे कुछ कोर्सेस हैं, आप चाहे तो उसको सीख के आपकी करियर में ग्रो कर सकते हैं, आपकी प्रैक्टिस ग्रो कर सकते हैं, या फिर आपके जॉब पे हाई पोजीशन पा सकते हैं। बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में ये सारे कोर्सेस है। बहुत ही छोटे छोटे टॉपिक्स को भी लेके मैंने डिटेल में इसको डिस्कस किया हुआ है। जो पॉपुलर मेरा कोर्स है, जो ज्यादा चल रहा है, वो है फाइनलाइजेशन ऑफ अकाउंट्स। जरूर इसे एक बार चेक कीजिएगा, आपके लिए वो काम का हो सकता है। व्यू डिटेल पे आप क्लिक करेंगे तो आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। आपको अगर रेलेवेंट लगता है तो आप इसको एनरोल कर सकते हैं। कुछ कोर्सेस आपको यहाँ पे फ्री में भी मिल जाएंगे। मोस्टली तो क्या होता है कि जो भी फाइनेंस बिल में जो चेंजेस हमें इंट्रोड्यूस किए जाते हैं उसको इफेक्टिव करने के लिए नोटिफिकेशंस इश्यू होते हैं। तो कुछ चेंजेस ऐसे हैं जो यहाँ पे हमें नोटिफाई कर दिए गए हैं कि कौन सी डेट से ये एप्लीकेबल होने वाले हैं, लेकिन कुछ के नहीं दिए रहेंगे तो उसके लिए नोटिफिकेशन की हम वेट करेंगे। और कुछ चेंजेस ऐसे हैं जो रेट्रोस्पेक्टिवली भी इफेक्टिव कर दिए गए हैं, और उन चीजों के बारे में आज हम यहाँ पे देखने वाले हैं। सबसे पहला रूल मैं आपको क्रेडिट नोट का बता दें। जैसे कि हमें पता है कि अब आईएमएस आ चुका है, अभी तक हालांकि वो कंपलसरी नहीं है, लेकिन हो सकता है कि नियर फ्यूचर ये कंपलसरी हो जाएगा, क्योंकि आईएमएस के बेस पर हम अपना टू बी जनरेट करते हैं। अब क्रेडिट नोट के लिए ये टेंशन है यहाँ पे, अगर मैं आपको बता देती हूँ शॉर्ट में, इसके रिलेटेड मेरी डिटेल वीडियो भी आपको मिल जाएगी, उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में देती हूँ, जरूर चेक कीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है क्रेडिट नोट से रिलेटेड। अगर आप क्रेडिट नोट रिसीव करते हैं या फिर आप इश्यू भी करते हैं तो आपके लिए वो बहुत ही हेल्पफुल वीडियोस रहेगा। ठीक है, तो उसमें क्या होता है नॉर्मली कि जब कोई क्रेडिट नोट इश्यू करता है तो उसका मतलब कि उसने जो ऑलरेडी सेल्स पे पे किया है उतना रिड्यूस करना पड़ेगा, उसका लायबिलिटी रिड्यूस होता है। लेकिन सामने वाले पर्सन ने अगर उसका आईटी से रिवर्स नहीं किया है, मतलब जो हमारे गुड्स का रिसिपेंट है वो नॉर्मली हमारे गुड्स का जो हमने बेचा है उसको उसका आईटीसी लेता है। अगर उसने आईटीसी रिवर्स नहीं किया है क्रेडिट नोट इश्यू होने के बावजूद भी, तो यहाँ पे इस सप्लायर को इस जीएसटी लायबिलिटी कम करने का ऑप्शन नहीं मिलता है। तो यही एक ट्रैकिंग नहीं था आज तक का कि क्या हो रहा था कि सप्लायर क्रेडिट नोट इश्यू कर लेता था और फिर बायर उसका आईटी से रिवर्स ही नहीं करता था। तो सप्लायर तो यहाँ से जीएसटी कम कर देता था उसका, लेकिन बायर ने आईटीसी क्योंकि रिवर्स नहीं किया था, गवर्नमेंट को लॉस हो रहा था। तो यहाँ पे एक कंपल्शन ऐसा डाल दिया है कि अगर सप्लायर क्रेडिट नोट इश्यू करता है और बाद में उसका जो रिसिपेंट है वो क्रेडिट नोट को आईएमएस में अगर एक्सेप्ट करेगा तो ही फिर यहाँ पे सप्लायर के जीएसटी लायबिलिटीज में ये क्रेडिट नोट का जो जीएसटी अमाउंट है वो रिड्यूस होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ये एड बैक हो जाएगा अगर बायर ने रिजेक्ट किया या फिर कोई एक्शन नहीं लिया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है नोट आपके लिए। मैंने इसमें एग्जाम्पल के साथ प्रैक्टिकली पूरी चीजें आपको समझाई है। ये एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिया हुआ है कि क्रेडिट नोट अगर इश्यू हुआ है तो आप देख सकते हैं कि एक्सेप्ट या रिजेक्ट का ऑप्शन है, पेंडिंग उसको नहीं छोड़ सकते आप। ठीक है, तो एक्सेप्ट या रिजेक्ट करना होगा बायर को, और रिसिपेंट को जो एक्सेप्ट करेगा तो प्रॉब्लम नहीं है, जो नॉर्मल प्रोसेस होता है वही हो जाएगा। लेकिन अगर वो रिजेक्ट कर दिया तो फिर सामने वापस सप्लायर को उसकी लायबिलिटी में जीएसटी ऐड हो जाएगा। फिर कुछ और चेंजेस है जो मैं आपको बता देती हूँ कि जो ऑटो जनरेटेड टू बी हो रहा है, टू बी अब तक ऑटो जनरेट हो रहा था, राइट, कि अपना सप्लायर जो R1 फाइल करता है, IFF या फिर 1A फाइल करता था, उसके बेस पर अपना टू बी ऑटो जनरेट होता था। लेकिन अब क्योंकि ये ऑटो जनरेट नहीं हो रहा है, हम उसको प्रिपेयर कर रहे हैं कैसे, आईएमएस के थ्रू। तो हम क्योंकि अपना टू बी आईएमएस के थ्रू जनरेट कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे अब जहाँ पे ऑटो जनरेटेड वर्ड लिखा था टू बी से रिलेटेड वो ओमिट कर दिया है। तो उसके रिलेटेड ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी हुई है कि यहाँ पे अब ऑटो जनरेटेड अमाउंट वर्ड जो लिखा हुआ था वो ओमिट कर दिया होगा, क्योंकि ये ऑटो जनरेट नहीं होगा। हम आईएमएस में जाके एक्शन लेंगे और उसके बेस पर अपना टू बी जनरेट होगा। तो
तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अब IMS धीरे धीरे कंपलसरी होने के चांसेस है, क्योंकि अब वर्ड जो है ना वो भी एक्ट में चेंजेस किए जा रहे हैं, राइट, सेक्शंस में जाके वर्डिंग्स में चेंजेस किए जा रहे हैं। तो आपको यहाँ से भी हिंट मिल रही है कि IMS स्लोली एंड ग्रेजुअली ये कंपलसरी होने वाला है। फिर कुछ ऐसी है कंडीशंस जो GSTR 3B में है, लेकिन उसको एक्ट में कहीं पे डिफाइन नहीं किया हुआ है। तो ऐसी चीज़ों को डिफाइन करने के लिए एक्ट में भी कुछ चेंजेस किए जा रहे हैं रिलेटेड टू GSTR 3B, क्योंकि अपना GSTR 3B जो अब तक था वो ऑटो पॉपुलेट तो होता था, लेकिन हम उसमें चेंजेस अपने हिसाब से कर रहे थे, तो उसमें कोई रिस्ट्रिक्शंस या कंडीशंस नहीं थी। जब 3B फाइल करते थे हम अपने हिसाब से उसको अमेंड करके जो ऑटो पॉपुलेटेड डेटा है उसको भी चेंज करके अपने हिसाब से फाइल कर सकते थे। लेकिन अब क्योंकि GSTR 3B अपना लॉक होने जा रहा है, राइट, और उसकी वजह से आप, हालांकि लॉकिंग को अभी पोस्टपोन किया गया है, लेकिन क्योंकि GSTR 3B धीरे धीरे लॉक होने वाला है, इसीलिए वहां पे भी कुछ कंडीशंस और रिस्ट्रिक्शंस आने चाहिए कि आप अभी उसको अमेंड नहीं कर पाओगे, एंड बहुत सारे ऐसे कुछ और कंडीशन या रिस्ट्रिक्शंस हो सकते हैं। तो उसको ही एक्ट में लिख दिया है कि अब 3B आपका रिस्ट्रिक्ट या कंडीशन वाइज हो सकता है। क्योंकि होता क्या है कि कुछ चीजें हैं ना, जब चेंज करते हैं GST काउंसिल में मीटिंग में चेंजेस होते हैं ये वो, तो लोग क्वेश्चन देते हैं कि ये एक्ट में कहाँ पे लिखा है, कहाँ पे ऐसा सेक्शन है, कौन सा है, तो सब प्रूफ मांगते हैं। तो इसके लिए ये तैयारी चल रही है गवर्नमेंट की पूरी तरह से कि एक्ट में भी ये सारे चेंजेस डाल के रख दी गए, ताकि कोई आके फ्यूचर में क्वेश्चन ना करे, या क्वेश्चन करे तो उनके पास ये रिप्लाई हो कि एक्ट में भी ये चीजें बताई गई हैं। तो GST एक्ट भी अकॉर्डिंगली चेंजेस किए जा रहे हैं। ठीक है, अब एक और इम्पॉर्टेंट अपडेट है जो अभी बजट में डिक्लेयर किया गया है। हालांकि 55th काउंसिल मीटिंग में भी ये चीजें बताई गई थी कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन मार्किंग कुछ स्पेसिफाइड या नोटिफाइड गुड्स या कुछ नोटिफाइड रजिस्टर्ड पर्सन के लिए करी जाएगी, ताकि उन गुड्स की या रजिस्टर्ड पर्सन की वो ट्रैकिंग कर सके। जब हम गुड्स मूव करते हैं तो जैसे कि ई-वे बिल तो होता ही है, वैसे ही कुछ गुड्स या रजिस्टर्ड पर्सन के लिए ये यूनिक आइडेंटिफिकेशन मार्किंग अब कंपलसरी करी जाएगी। लेकिन ये सब लोगों के लिए नहीं है, या सब गुड्स पे एप्लीकेबल नहीं होगा। यहाँ पे कुछ अपने गुड्स पे, आपके गुड्स पे ऐसी कुछ मार्किंग करी जाएगी। हो सकता है कि वो स्टैम्प हो या फिर कोई ऐसा मार्क हो जो रिमूवेबल ना हो। टॉबैको जैसे जो गुड्स रहते हैं ना, उन गुड्स के लिए स्पेशली है जहाँ पे अभी तक कोई ऐसा ट्रैकिंग का मैकेनिज्म नहीं है, जिसकी वजह से वो ट्रैक नहीं कर पा रहे उनके ट्रांजैक्शंस को। तो अब ये यूनिक आइडेंटिफिकेशन मार्किंग के थ्रू उनको ट्रैक या ट्रेस करने की कोशिश करी जा रही है। तो ये भी नोटिफाई करी जाएगी कौन से गुड्स के लिए है, किन लोगों के लिए एप्लीकेबल होने वाला है। तो ये सारे नोटिफिकेशन आपको धीरे धीरे अब मिलेंगे, और जैसे ही आपको मिलते जाएंगे नोटिफिकेशन, यहाँ पे आपको चैनल पे उसकी अपडेट भी जरूर मिलेगी। तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। जो इस रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे उनके लिए कुछ पेनल्टी भी डाली जाएंगी, तो उसके भी सेक्शंस को यहाँ पे ऐड किया गया है कि अगर आप ऐसी चीजें नहीं फॉलो करते हैं तो यहाँ पे आपके पेनल्टी लग सकती है। और उसके रिलेटेड कुछ नए सेक्शंस भी इंट्रोड्यूस किए गए हैं, जैसे कि 122B है और 148A है। तो आप इसको भी चेक कर सकते हैं, पेनल्टी भी साथ में इम्पोज करी जा रही है। तो ये कितना कंपलसरी और इम्पोर्टेंट होगा लोगों के लिए फॉलो करना जब उनपे ये एप्लीकेबल होगा। ठीक है, अब शेड्यूल 3 में एक नई एंट्री डाली गई है, जिसके बारे में ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं 55th काउंसिल मीटिंग में, कि सप्लाई ऑफ गुड्स वेयरहाउस्ड इन अ स्पेशल इकोनॉमिक जोन और in a free trade warehousing zone to any person before clearance for exports or to a domestic tariff area shall be treated as neither as supply of goods nor as supply of service। ठीक है, और उसके एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पे एंटर करे गए हुए हैं। एक्सप्लेनेशन में फ्री ट्रेड वेयरहाउसिंग जोन और डोमेस्टिक टैरिफ एरिया, स्पेशल इकोनॉमिक जोन को भी डिफाइन किया गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये नई एंट्री आई है शेड्यूल 3 में। ठीक है, अब इसकी इफेक्टिव डेट भी इसमें ही बता दी गई है। ये इफेक्टिव होगा, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दिया है 1 जुलाई 2017 से लेकर। ठीक है, तो ये और साथ में ये भी क्लैरिफिकेशन दे दिया है कि अगर आपने इस एक्ट में इसके रिलेटेड जो भी टैक्सेस पे किए हैं पहले, जब ये रूल नहीं था, लेकिन आपने इसके जो टैक्सेस पे कर दिए है उसका रिफंड आपको नहीं मिलेगा। तो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट तो किया हुआ है, तो जिन्होंने नहीं पे किया था वो बच गए हैं, लेकिन जिन्होंने ऑलरेडी पे किया था उनको रिफंड नहीं मिलने वाला है। ठीक है, अपील प्रोविजंस में कुछ चेंजेस किए गए हैं, जैसे कि अगर आपको अपील फाइल करनी है, आप पे जो पेनल्टी इम्पोज हुई है किसी भी तरह की, उस पेनल्टी के लिए अगर आप अपील फाइल कर रहे हैं बिफोर एपेलेट अथॉरिटी अगेंस्ट एन ऑर्डर विच इन्वॉल्व्स डिमांड ऑफ पेनल्टी विदाउट इन्वॉल्विंग एनी डिमांड ऑफ टैक्स, मतलब उसमें टैक्स की अमाउंट नहीं है, लेकिन आपको पेनल्टी के लिए डिमांड इश्यू हो गई थी ऑर्डर, आपने अपील फाइल किया टू द एपेलेट अथॉरिटी, तो आपको जो डिपॉजिट करनी होगी वो 10% प्री डिपॉजिट करनी पड़ेगी। मतलब आपकी जितनी पेनल्टी का अमाउंट है उतना आपको 10% डिपॉजिट वहां पे
करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप ये अपील फाइल कर पाओगे। वैसे ही दूसरा जो अमेंडमेंट लाया गया है अपील प्रोविजन को लेकर, वो है आप अगर अपीलेट ट्रिब्यूनल के अगेंस्ट ये अपील फाइल करते हैं, ठीक है, यहाँ पे अपीलेट अथॉरिटी थी, अब यहाँ पे अपीलेट ट्रिब्यूनल, तो यहाँ पे भी आपको 10% डिपॉजिट पेनल्टी का अमाउंट करना पड़ेगा। ये थोड़ा हार्श प्रोविजन लाया गया है क्योंकि हो सकता है कि पेनल्टी का ह्यूज अमाउंट हो, तो उसका 10% भी बहुत ही ह्यूज अमाउंट हो सकता है, तो ये थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है लोगों को, हार्श हो सकता है लोगों पे, लेकिन इस तरह के प्रोविजन सभी अपील के लिए लाए गए हैं। फिर ब्लॉक क्रेडिट में भी एक चेंज किया गया है, जहां पे आप देख सकते हैं कि जो प्लांट एंड मशीनरी है, पहले ही जो वर्ड्स थे जहां जहां पे प्लांट और मशीनरी, उसका कुछ गलत तरीके से बेनिफिट लिया जा रहा था और उसकी वजह से गवर्नमेंट को आईटीसी का लॉस हो रहा था। ये सफारी रिट्रीट का केस आप रेफर कर सकते हैं उसके लिए। तो ये जो केस था उसकी वजह से गवर्नमेंट को ध्यान में आया कि इस तरह से लोग आईटीसी ज्यादा ले रहे हैं और हमें आईटीसी का लॉस हो रहा है, इसीलिए गवर्नमेंट ने ये चेंजेस किए। जहां जहां पे प्लांट और मशीनरी लिखा हुआ था उन वर्ड्स को चेंज करके प्लांट एंड मशीनरी कर दिया है। तो अब जब आप ये एक्ट पढ़ेंगे सेक्शन 17(5) का, तब आपको प्लांट एंड मशीनरी हर जगह पे दिखेगा और आपको इसी तरह से चेक करना है। फिर वाउचर्स के रिलेटेड जो भी प्रोविजंस थे उसको ओमिट कर दिया क्योंकि गवर्नमेंट ने बोला कि इसको आप या तो एज अ मनी ट्रीट कर सकते हैं, तो उस पर तो वैसे भी आपको जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होता है, राइट। मनी इज नाइदर गुड्स नॉर सप्लाई नॉर सर्विसेज, इसीलिए उसके रिलेटेड जो भी टाइम ऑफ सप्लाई के प्रोविजंस है ना उसको भी ओमिट कर दिया है। तो ये भी बजट के प्रोविजंस में डाला गया है, बजट में ये दिखाया गया है। फिर आईएसडी के कुछ प्रोविजंस, आईएसडी को अभी मैंडेटरी कर दिया गया है। आईएसडी मतलब इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। थोड़ा सा एग्जांपल लेके समझा देती हूँ। जैसे कि कोई कंपनी होगी, वो हेड ऑफिस होती है, उसकी अलग अलग ब्रांचेस हो सकती है, चाहे वो सेम स्टेट में हो या किसी और स्टेट में हो, ठीक है। तो यहाँ पे अलग अलग ब्रांचेस होगी। अब उन्होंने एक ऑडिटर अपॉइंट किया और उसी ऑडिटर सबकी मतलब हेड ऑफिस की और ब्रांच की भी ऑडिट करने वाला है, और ऑडिटर ने बिल इशू किया सिर्फ हेड ऑफिस के नाम से, लेकिन ऑडिटर ने सर्विस तो सारे ब्रांचेस को भी दी थी। तो इस बिल का जो आईटीसी होगा वो हेड ऑफिस को भी मिलना चाहिए, ब्रांचेस को भी साथ में मिलना चाहिए। इसीलिए यहाँ पे कोई एक ब्रांच या फिर हेड ऑफिस अपने आप को इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर डिक्लेयर करेगा और इसकी जो आईटीसी होगी वो डिस्ट्रीब्यूट करेगा बाकी सारी ब्रांचेस को भी, जो उनके जो प्रपोर्शन में आती है उस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे उसको बोलते हैं इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, कि ऐसे केस में एक पर्सन आईएसडी अपने आप को डिक्लेयर करता है और इन जो आईटीसी होती है वो डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो इसके प्रोविजंस को अभी मैंडेटरी कर दिया गया है क्योंकि कुछ लोग इसको फॉलो नहीं कर रहे थे और पूरा आईटीसी खुद ही क्लेम कर रहे थे। तो यहाँ पे बजट में ये चीज भी बताई गई है। साथ में कुछ यहाँ पे जो आरसीएम बेस पे जब जीएसटी लायबिलिटी आ रही है और उसकी आईटीसी क्लेम करने की बात आ रही है, तो उसको सीजीएसटी और एसजीएसटी के एक्ट में तो बोला गया था कि इस तरह से आपको आरसीएम के केस में करना है कि आपको पहले उसकी लायबिलिटी पे करनी है और फिर आईटीसी क्लेम करना है। लेकिन आईजीएसटी के लिए ऐसा कोई प्रोविजन नहीं था, तो अब उसको भी एंटर किया गया है और सेक्शन चेंज किए गए हैं अकॉर्डिंगली। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसीलिए यहाँ पे इनपुट टैक्स क्रेडिट बाय द इनपुट सर्विस इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटर स्टेट सप्लाई को करा गया है रिवर्स चार्ज के बेस में। तो आप ये प्रोविजन आराम से पढ़ के समझ सकते हैं, लेकिन मैंने जो चीजें आपको बताई है वो वही चीजें यहाँ पे लिखी गई है। तो बहुत सारे चेंजेस ऑलरेडी 55th जीएसटी काउंसिल मीटिंग में डिक्लेयर करे गए थे, राइट। उसके नोटिफिकेशन स्लोली एंड ग्रेजुअली आते रहेंगे, जैसे ही आएंगे आपको हमारी चैनल पे उसके अपडेट्स मिलते जाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, लोगों तक शेयर जरूर करें ताकि उनको भी अपडेट पता चले। अगर कुछ क्वेरीज है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे हम क्वेरीज डिस्कस करते रहते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ये मेरी यूट्यूब चैनल है जहाँ पे आपको सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि बहुत ही ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस मेरे चैनल में मैं अपडेट करते रहती हूँ। बजट रिलेटेड भी बहुत सी अपडेट यहाँ पे मिलती रहेगी आपको। मेरे कुछ पॉपुलर वीडियोस है यहाँ पे। सबसे पहले तो अकाउंट्स फाइनलाइजेशन पे आप उसको देख के समझ सकते हैं कि किस तरह से अकाउंट्स फाइनलाइज हम कर सकते हैं, और साथ में उसका डिटेल्ड कोर्स भी है साइट पे taxrecord.com पे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जरूर चेक कीजिएगा, आपको रिलेवेंट लगेगा, आप उसको एनरोल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।